हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी गाइडलाइंस के बारे में। ठीक है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 1 किए थे और अभी इसका पार्ट 2 करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन किसका था? मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, फाइनेंशियल क्राइम्स के बारे में और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के बारे में, कि किस तरह से यहाँ पे फंड को यूज किया जाता है फाइनेंशियल सिस्टम में लीगल तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे स्टेजेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें 3 महत्वपूर्ण स्टेज होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। वो है प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। पिछले वीडियो में हम लोग जो बताए थे उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। प्लीज़ वहाँ जाके आप देख सकते हैं अगर आपको समझना है तो। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। फ्रेंड्स, इसमें 4 स्टेज होते हैं। पहला है रेजिंग, दूसरा है मूविंग, तीसरा है स्टोरिंग और चौथा है यूजिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस तरह से टेररिज्म को फाइनेंस किया जाता है कंट्रीब्यूटर के द्वारा, वो किस तरह से फंड को यूज करते हैं, वहाँ पे इस तरीके से बताया गया है डिफरेंट स्टेजेज में। ठीक है, उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क इंडिया में बना हुआ है उसके बारे में, और उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं ये भी देखे थे। इसी तरह से हम लोग देखे थे कि इस तरह के रिस्क को कैसे कम किया जाता है, कौन कौन सा मेजर्स बैंकों के द्वारा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लिया गया है, उन सभी के बारे में हम लोग देखे थे। उसके बाद देखे थे महत्वपूर्ण चीज़, की एलिमेंट ऑफ केवाईसी पॉलिसी, जो कि 4 की एलिमेंट होते हैं। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से हम लोग देखे थे क्या क्या ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैंकों में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, जो कि महत्वपूर्ण है। डिजिग्नेटेड डायरेक्टर कौन होते हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर्स कौन होते हैं बैंकों में, इन सभी के बारे में हम लोग वीडियो 1 में, जिसका जो पिछले वीडियो बना हुआ था पार्ट 1, इसमें हम लोग देखे थे। उसी तरह से हम लोग देखे थे प्रिंसिपल ऑफिसर्स के बारे में, फिर ऑब्लिगेशंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें अगर कोई अकाउंट क्लोज हो गया या फिर बैंक से रिलेशनशिप एंड हो गया है तो उस सभी डॉक्यूमेंट्स को कितने दिनों तक स्टोर रखना है, कितने दिनों तक उसको रिकॉर्ड में रखना है। तो यहाँ पे 5 सालों तक इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इन सभी के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। इस तरह के जितने भी रिस्क हैं उसको जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, इन सभी के द्वारा किस तरह से इन सभी रिस्क को मैनेज करती है उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला रिस्क है रिस्क बेस्ड अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाइड रिस्क को मिटिगेट और मैनेज करने के लिए बैंक रिस्क बेस्ड अप्रोच को फॉलो करती है, और इस तरह के रिस्क को कम करने के लिए, मैनेज करने के लिए बैंकों के पास बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी, कंट्रोल एंड प्रोसीजर होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के रिस्क करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए, कम करने के लिए जो भी बोर्ड के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है पॉलिसी, कुछ गाइडलाइंस प्रोसीजर्स लागू किए जाते हैं बैंकों में, उस तरह के चीज़ों को अपना करके यहाँ पर रिस्क को कम किया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर बैंक का जो भी कंट्रोल और प्रोसीजर्स लागू है उसको मॉनिटर करती है और ज़रूरत पड़ने पर उसका और अच्छे तरीके से इन्हांस करती है, जिससे इस तरह के रिस्क कम किया जा सके। इसी तरह से रिस्क लेवल को मॉनिटर करने के लिए कस्टमर का ड्यू डिलिजेंस करना होता है और उसके ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर भी करना होता है। तो इस तरह से हम लोग करके रिस्क मैनेजमेंट बैंकों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है रिस्क असेसमेंट है। तो यहाँ पे रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है बैंकों के द्वारा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म और फाइनेंसिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क है या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग रिस्क है, जो कि कस्टमर, प्रोडक्ट या सर्विसेज
या कोई कंट्रीज है वहाँ से इस तरह की रिस्क जनरेट होती है, उसको मिटिगेट करने के लिए इफ़ेक्टिव मेजर्स या असेसमेंट बैंकों के द्वारा किया जाता है। इस तरह से इन सभी रिस्कों को असेसमेंट किया जाता है बैंक के द्वारा। उसी तरह से कुछ इम्पोर्टेंट जो रिस्क मैनेजमेंट में है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन में आता है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ध्यान दीजिएगा, कस्टमर को 3 तरह के रिस्क में बांटा गया है। पहला है हाई रिस्क कस्टमर, दूसरा है मीडियम रिस्क कस्टमर और तीसरा है लो रिस्क कस्टमर। यहाँ पर क्वेश्चंस इस तरह से पूछा जाएगा कि हाई रिस्क कस्टमर के केस में या मीडियम रिस्क कस्टमर के केस में या लो रिस्क कस्टमर के केस में केवाईसी अपडेशन कितने सालों में किया जाता है। तो आप देख लीजिए, हाई रिस्क कस्टमर के केस में देखिए 2 साल होता है हाई रिस्क कस्टमर के केस में, मीडियम रिस्क कस्टमर के केस में 8 सालों में एक बार केवाईसी अपडेशन करना होता है। उसी तरह से लो रिस्क कस्टमर केस में 10 सालों में केवाईसी अपडेशन करना होता है। ठीक है, देखिए रिस्क के पैरामीटर को समझने के लिए यहाँ पे क्या होता है, बैंकों जितने भी बैंक हैं वो अपने कस्टमर या क्लाइंट्स के लोकेशन को जानती है, उसके बिजनेस एक्टिविटी को समझती है, वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर कितना है, उसके सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। इस तरह से कस्टमर को हाई, मीडियम और लो रिस्क में बैंक अपने तरफ से वो रख लेती है कि किस कस्टमर को कौन सा रिस्क में कैटेगराइज करना है। इस तरह से वो अपना एक सेटअप बना करके वो अपना कैटेगराइज कर लेते हैं कस्टमर को। इसी तरह से जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, पॉलिटिकली एक्सपोज जो पर्सन होते हैं वो बेसिकली हाई रिस्क कस्टमर में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरव्यू में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है वो किस रिस्क में आते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये हाई रिस्क कस्टमर होते हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। इसके बारे में डिटेल हम लोग यूनिट 3 में करेंगे कि इसका अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन चीज़ों पे ध्यान देना होता है और इनका अकाउंट किसके परमिशन से ये इनका अकाउंट खोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लो रिस्क कस्टमर, ठीक है, लो रिस्क कस्टमर में कौन कौन सा लोग आते हैं उसके बारे में हम लोग भी जानेंगे। वैसे इंडिविजुअल या एंटिटीज जिसका नेटवर्थ हाई नहीं है, ठीक है, जिसका नेटवर्थ हाई नहीं है, जिसका आय के स्रोत को इजली आइडेंटिफाइड कर लिया जाता है, उसके अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस उसके प्रोफाइल के अनुरूप होता है, उसे लो रिस्क कस्टमर कहा जाता है ना। जिसको हम इजली तरह से आइडेंटिफाइड कर लेते हैं, समझते हैं, जान लेते हैं, तो उनको लो रिस्क कस्टमर के कैटेगराइजेशन में रखा जाता है। अब है मीडियम एंड हाई रिस्क कस्टमर। वैसे कस्टमर जो कैश इंटेंसिव बिजनेस जिसका टर्नओवर ज़्यादा है, हाई है, जैसे ज्वेलर्स हो गए, पेट्रोल पंप हो गया, इस सभी में वो कस्टमर शामिल होते हैं। उस कस्टमर को मीडियम या हाई रिस्क कस्टमर में, हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग समझ लेते हैं कि लो रिस्क क्या है और मीडियम रिस्क कस्टमर कौन कौन सा होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कस्टमर के रिस्क कैटेगराइजेशंस का रिव्यू कितने साल या कितने मंथ्स में किया जाता है। तो आंसर होगा, देखिए एटलीस्ट एवरी 6 मंथ। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन गया आपका कि एटलीस्ट एवरी 6 मंथ में जो रिस्क कैटेगराइजेशन का रिव्यू करना होता है वो 6 महीने में एक बार करना होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट का कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, जो रोल ऑफ अदर फंक्शंस हो गया, इंट्रोडक्शंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज हो गया, स्टाफ हायरिंग एंड ट्रेनिंग। इन सभी से इस तरह के रिस्क को इस तरह के रिस्क उत्पन्न होते हैं और इसको किस तरह से मैनेज करता है। देखिए, इसका जो मैकमिलन बुक में थोड़ा सा थ्योरी दिया हुआ था, आपको हम संक्षेप में बता देते हैं कि क्या है। देखिए, रोल ऑफ अदर फंक्शंस में जानते हैं हम लोग, रोल ऑफ अदर फंक्शंस। इसमें केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इन सभी के कंप्लायंस को बैंक के इंटरनल ऑडिटर के द्वारा इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट किया जाता है। आप देखते होंगे कि जो भी ऑडिटर आते हैं सभी तरह के एप्लीकेशंस वो रजिस्टर मांगते हैं, देखते हैं कि किस तरह से केवाईसी किया गया है कि नहीं किया गया, कितना परसेंटेज है, इस तरह से इवेल्युएट करते हैं। ब्रांच लेवल पर भी केवाईसी या जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीजर्स होते हैं उसके एप्लीकेशंस को, चाहे अकाउंट्स खोलने के टाइम केवाईसी कर रहे हों या फिर डॉर्मेंट से एक्टिव करने में केवाईसी कर रहे हों, उन सभी एप्लीकेशंस को इंटरनल ऑडिटर या कंकरेंट ऑडिटर के द्वारा चेक और वेरीफाई किया जाता है। तो ये हो गया रोल ऑफ अदर फंक्शंस में। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्शंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। जितने भी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है, जैसे स्मार्ट कार्ड हो गया, मोबाइल वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, इस तरह के तमाम डिजिटल सर्विसेज, इन सभी में मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म का रिस्क बना होता है। इसीलिए सभी डिजिटल प्रोडक्ट को एक्सेस करने के लिए बैंक को एक स्ट्रॉन्ग केवाईसी प्रोसीजर गाइडलाइंस बनाना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें कि जो जितने भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, या मोबाइल वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, आईएमपीएस हो गया, यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ ये सभी चैनल से मनी ट्रांसफ़र किया जाता है और यहाँ से भी जो टेररिज्म है उनको फाइनेंस किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में पैसे को हाइड किया जाता है, पैसे को सिस्टम में लाया जाता है। तो एक तरह से रिस्क उत्पन्न होता है इन लोग इस तरह के टेक्नोलॉजी से भी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टाफ हायरिंग एंड ट्रेनिंग। अब देखिए, स्टाफ हायरिंग एंड ट्रेनिंग में क्या देखा जाता है बेसिकली, कि बैंकों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान जो भी कैंडिडेट आते हैं उन सभी कैंडिडेट को पर्याप्त स्क्रीनिंग करना चाहिए, जिससे यह पता कर सकें कि कोई रिस्क इन लोगों में इन्वॉल्व तो नहीं है। और इन सभी कैंडिडेट को इस तरह से रिस्क से रिलेटेड बचने के लिए इनको एडिक्वेट ट्रेनिंग देना चाहिए, जिससे बैंकों को इस तरह के रिस्क से बचाया जा सके। यही चीज़ इस पैरामीटर में दिया हुआ था बुक में। ठीक है, और ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बेसिकली हम जो बताए थे अभी, ये जो आपका जो कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है और आपका जो पूछा जाता है कि रिव्यू ऑफ रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ कस्टमर्स इज कैरिड आउट एट लीस्ट एवरी 6 मंथ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कस्टमर का रिस्क कैटेगराइजेशन का रिव्यू 6 महीने में एक बार किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। बाकी ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए था आपका। अब हम लोग बात करेंगे कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स के बारे में। ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंट बैंक वह बैंक कहलाता है जो दूसरे बैंक है, जिसको रिस्पोंडेंट बैंक कहते हैं, उसके डिपॉजिट को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करता है। स्वीकार कौन करता है? कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। किसके डिपॉजिट को? रिस्पोंडेंट बैंक के डिपॉजिट को। और रिस्पोंडेंट बैंक के ज़रूरत के अनुसार कॉरस्पॉन्डेंट बैंक पेमेंट या अदर सर्विसेज प्रदान करते हैं। ठीक है, और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स से इंटरनल ट्रेड, ट्रैवल, टूरिज्म,
से रिलेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी होता है। तो यहाँ पे भी एक तरह से रिस्क इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस में कोरस्पॉन्डेंट बैंक्स की चर्चा की गई है। ठीक है। देखिए, इस तरह का जो भी लेन देन होता है उससे कोरस्पॉन्डेंट बैंक्स को भी मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रिस्क का से खतरा बना रहता है ना, क्योंकि यहाँ पे भी लेन देन होती है दूसरे बैंकों को दूसरे बैंकों से, तो हो सकता है यहाँ पे भी उस तरह का फाइनेंस किया जा रहा हो, इसलिए इसको ध्यान में रखा गया है इस चैप्टर में। अब हम लोग देखेंगे फटका कंप्लायंस है। सबसे पहले जान लीजिए फटका का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, है ना। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हाफ मार्क्स का। फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट फटका का फुल फॉर्म है। ठीक है। फटका एक टैक्स इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग व्यवस्था है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग बैंक्स सभी एक अकाउंट ओपन करते हैं और अकाउंट ओपन करने के समय ड्यू डिलिजेंस करते हैं और यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज को पीरियडिकली रिव्यू करते हैं। जब भी आप खाता खोलते होंगे तो आपको कस्टमर वेरीफाई करने से पहले फटका कंप्लायंस करना होता है। तो फटका कंप्लायंस करने का पर्पस यही होता है कि आप कस्टमर को ड्यू डिलिजेंस किए हैं कि वो यूएस पर्सन का आदमी नहीं है, और जो यहाँ पे कौन सा था, हाँ, यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज उसको पीरियडिकली रिपोर्ट किया जाता है बैंकों के द्वारा। फटका करने का उद्देश्य मात्र एक है कि जो भी अमेरिकी व्यक्ति वो यूएस टैक्सेशन से बचने के लिए वह अपनी संपत्ति को अमेरिका से बाहर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पार्क कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। इसीलिए इस तरह के प्रक्रिया अपनाने से बचाने के लिए फटका कंप्लायंस किया जाता है, जिससे वो अपना अमेरिका के जो भी व्यक्ति हैं वो अपने कंट्री में ही अपना जो भी उनका संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वहीं पर रखें, कहीं और किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ना डाल दें। तो उनका ये गाइडलाइंस है, इसलिए फटका कंप्लायंस किया जाता है। आई होप कि आपको फटका के बारे में समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं रिपोर्टिंग एप्लीकेशंस की तरफ और देखेंगे कि किस तरह के रिपोर्ट्स फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को सेंड किया जाता है। देखिए, यहाँ टोटल 4 रिपोर्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला रिपोर्ट है कैश ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट। इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस 10 लाख या उससे ऊपर होता है, चाहे महीने में सभी ट्रांजैक्शंस मिलाकर 10 लाख या उससे ऊपर हो रहा हो, इन सभी ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को आने वाले मंथ्स के 15 दिनों के अंदर भेजना होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कैश ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट में ध्यान रखिएगा कि जो भी 10 लाख का ट्रांजैक्शंस हो रहा है या उससे ऊपर हो रहा है, या ए सीरीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस इन ए मंथ integrally connected to each other, that is all deposits or all withdrawals taken separately aggregating 10 लाख और मोर और इक्विवेलेंट। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस को कहते हैं कैश ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट, और इसको आने वाले मंथ में 15 दिनों के अंदर इस रिपोर्ट को भेज देना होता है। किसको? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को। दूसरा रिपोर्ट देखते हैं क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CBWTR। तो यहाँ पे क्या होती है कि
क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र जो ट्रांसफ़र होता है, देखिए इसका मतलब पहले जान लीजिए कि जो भी ऑरिजिनेटर बैंक है और बेनिफिशियरी बैंक हैं दोनों अलग अलग कंट्री में होते हैं, ठीक है। इसमें ट्रांसफ़र का जो अमाउंट है वो 5 लाख या उससे ज़्यादा का है तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को रिपोर्ट किया जाता है। किसके द्वारा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या बैंक के द्वारा। तो जनरली आपको यही ध्यान में रखना है कि जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र में दो बैंक होती है जो दोनों डिफरेंट कंट्री में होते हैं, और यहाँ पे जो भी ट्रांसफ़र होता है उसके अमाउंट को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को भेजा जाता है, और वह अमाउंट कितने अमाउंट के ऊपर होती है तो उसको भेजा जाता है। तो इसमें आंसर होगा आपका 5 लाख या उससे ज़्यादा के अमाउंट को वहाँ पे उसके रिपोर्ट को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को भेजा जाता है। इसी तरह से हम लोग तीसरा रिपोर्ट देखते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं NTR, है ना। तो इसमें देखिए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्ट, इसमें रिसिप्ट अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा है तो भी इस रिपोर्ट को किसको भेजा जाएगा? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को। तो यहाँ पे 10 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को भेजा जाएगा। और ये कब भेजा जाएगा? बाई 15th ऑफ मंथ, जो भी मंथ आने वाला होगा उसके 15 दिनों के अंदर इस रिपोर्ट को भेज दिया जाएगा। एक है काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं CCR। काउंटरफिट करेंसी जो भी नोट्स रिसीव्ड होता है ब्रांचों पे, तो ब्रांचों के द्वारा इस तरह के जो भी रिपोर्ट होते हैं वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट कर दी जाती है। इन सभी रिपोर्ट्स की रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को सक्सीडिंग मंथ के 15 दिनों के अंदर बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कर देना होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। ये जितने भी रिपोर्ट हैं इन सभी रिपोर्ट को सक्सीडिंग मंथ के 15th तक आपको इस तरह के रिपोर्ट को रिपोर्ट कर देना होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसमें एक ट्रांजेक्शन्स और है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट है। तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट को विदिन 7 डेज में भेजना होता है। अब भेजेंगे कब से? तो देखिए, जब भी सस्पिशियस नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उस ट्रांजेक्शन्स को डिडक्ट होने के डेट से विदिन 7 डेज में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट कर देना होता है। तो इस तरह की रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उन सभी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑब्लिगेशंस को पालन करना है। अगर पालन नहीं करते हैं तब उन पर RBI के द्वारा पेनाल्टी लगाया जाता है। ये चीज़ जान लीजिए, क्योंकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंस इकोनॉमी का, क्योंकि यहाँ पे गलत तरीके से पैसे को ला करके फाइनेंशियल सिस्टम में लगा देते हैं। तो इस तरह के ये सब काम गलत होता है। तो इन सभी चीज़ों को पालन करना होता है। किनको? जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उन सभी को पालन करना होता है। अगर वो पालन नहीं करेंगे, उनके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो RBI के द्वारा पेनाल्टी लगाया जाएगा, ठीक है। इनको एक रिटन वार्निंग दी जाएगी। इनको किस तरह से पेनाल्टी लगाने के लिए क्या क्या करना होगा, प्रोसीजर देख लीजिए। इनको एक तरह से रिटन वार्निंग दी जाएगी। उसके बाद
उसके बाद क्या होगा, उन्होंने क्या एक्शन किया है, क्या मेजर्स किया है, उस रिपोर्ट को सुधारने में इन सभी के बारे में रिपोर्ट करना होगा, है ना। वार्निंग मिलने के बाद इनको बोला जाएगा कि भैया आप अपना काम सुधारिए, देखिए कहाँ पे गलती किए हैं, किस रिपोर्ट को आप नहीं भेजे हैं। तो इन जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, ये सभी क्या करेंगे, जो भी एक्शन लिए होंगे, जो भी मेजर्स लिए होंगे उस रिपोर्ट को सुधारने में, उन सभी के रिपोर्ट को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को फिर से रिपोर्ट करना होगा। तीसरा क्या है, अगर सब कुछ सही रहा तब उन पर मिनिमम, हाँ सब कुछ सही नहीं रहा, जैसे सही रहा तो ठीक है, अगर नहीं वो सही कर पा रहे हैं, नहीं उनके क्या बोलते हैं प्रोसीजर्स या गाइडलाइंस को फॉलो कर पा रहे हैं, तो उन पर मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1,00,000 पर वायलेशन के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाएगी, है ना। मिनिमम इनका अमाउंट है 10,000 और मैक्सिमम कितना है 1,00,000 पर वायोलेशन। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है कि अगर वो कोई भी इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, अगर वो इस तरह के पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आरबीआई कितना पेनल्टी लगाएगी। तो मिनिमम है 10,000 और मैक्सिमम है 1,00,000 पर वायोलेशन। अब देखिए पर वायोलेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशंस या ट्रांजेक्शन्स या कोई रिपोर्ट्स भेजने में 1 दिन का डिले ही होता है तो 1 वायोलेशन काउंट कर लिया जाता है। तो इस तरह से पर वायोलेशन के हिसाब से उनको पेनल्टी लगाई जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यूनिट ख़त्म हो गया है। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके मैकमिलन बुक में दिया हुआ है, सेम क्वेश्चंस है, वही उसी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे ले आए हैं, ठीक है। जैसे कि आप पढ़े होंगे इस यूनिट को तो आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ KYC इज/आर। तो ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, टू इंश्योर एप्रोप्रिएट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी है टू मॉनिटर ट्रांजेक्शन्स ऑफ सस्पिशियस नेचर, तीसरा है टू इंश्योर दैट द कस्टमर वुड नॉट बी डिसीव द बैंक, टू इंश्योर इफ लोन इज गिवन इट वुड नॉट बिकम ए NPA। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताइए। फ्रेंड्स हम लोग पढ़े थे ना कि यहाँ पे बस KYC का मतलब होता है टू इंश्योर अप्रोप्रिएट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, कि कस्टमर को किस आइडेंटिफाई किया जाएगा, किस तरह से कस्टमर है, इनका प्रोफाइल कैसा है, इनका बिजनेस एक्टिविटी क्या है, इस तरह की चीज़ों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए हम लोग उनका KYC करते हैं। और इस तरह से जो भी सस्पिशियस नेचर ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको मॉनिटर करते हैं। तो KYC का ऑब्जेक्टिव यही है। दो जब यहाँ पे ऑप्शन 2 ही है तो 2 होंगे, तो यहाँ पे आंसर होगा A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैंक्स अपॉइंट / हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, प्रिंसिपल ऑफिसर्स, कंप्लायंस ऑफिसर। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफिसर। यहाँ पे आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफिसर। बैंक्स अपॉइंट ए प्रिंसिपल ऑफिसर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, है ना। डेजिग्नेटेड डायरेक्टर का क्या रोल है वो आप जाके पिछले वीडियो में, इसका पार्ट 1 वाला वीडियो में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अगर मैकमिलन बुक में इस तरह क्वेश्चंस बनाए हैं तो पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि जाके वीडियो 1 जो पार्ट 1 है इसका आके ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपका कोई क्वेश्चंस ना छूट पाए, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर आर टाइपिकली कैटेगराइज्ड इन हाउ मेनी कैटेगरीज, हाउ मेनी रिस्क कैटेगरीज। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर होगा 3, है ना, 3 होगा। अब कौन कौन सा होगा, जैसे कि हाई रिस्क कस्टमर होता है, मीडियम रिस्क कस्टमर होते हैं, लो रिस्क कस्टमर होते हैं। तो बेसिकली 3 कैटेगरी में
कस्टमर को कैटेगराइज किया गया है। अब देखिए चौथा क्या है। डायरेक्टर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया कैन टेक एक्शन अगेंस्ट फॉर वायलेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑब्लिगेशंस। अभी हम लोग देखे थे ना, तो इसमें आंसर क्या होगा। देखिए जो डायरेक्टर होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया कैन टेक एक्शन अगेंस्ट, सभी के अगेंस्ट, ठीक है, चाहे बैंक हो या उससे रिलेटेड जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको भी किया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफिसर्स को भी किया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट परटेन्स टू स्लैश इन द अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हैं, तो इसको किस तरह के, जिसमें नॉन प्रॉफिट ट्रांजैक्शंस का अकाउंट होता है, तो किस तरह का रिपोर्ट किया जाता है, किससे रिलेटेड रिपोर्ट किया जाता है, बताइए आंसर आपका क्या होगा। कैश ट्रांजैक्शंस को लेकर किया जाता है, ऑल ट्रांजैक्शंस को लेकर किया जाता है, या जो रिसिप्ट आती है वह थ्रेश होल्ड वैल्यू उसके रिलेटेड किया जाता है, या फिर कोई कैश रिसिप्ट है उसके लिए रिपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा, देखिए जो भी रिसिप्ट्स है ना, जो भी रिसिप्ट्स यहाँ पे है उसका जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हम लोग भेजते हैं, तो कितने अमाउंट तक हम लोग रिपोर्ट करते हैं, उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर उतना अमाउंट का हो रहा है या फिर उससे ज़्यादा अमाउंट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उस रिसिप्ट को यहाँ पे रिपोर्ट करी जाती है। तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो है 10 लाख, जैसा कि हम लोग अभी देखे थे, है ना। देखिए आपको दिखा रहे हैं फिर से, देखिए कहाँ गया, हाँ देखिए यहाँ पे जो आपको बताए थे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट जो अगर कोई ट्रांजैक्शंस कर रहा है 10 लाख या इक्विवेलेंट, तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट करी जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका यूनिट 2, जो कि बिल्कुल यहाँ पे फिनिश हो गया है। ये पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको फिनिश किया गया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। और केवाईसी का एक डिटेल्ड वीडियो यूनिट 3 में होगा, जिसका वीडियो बनाया जाएगा अगले वीक में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके, है ना, इस तरह के वीडियो कंटेंट बनाने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।